नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पहुंचे। उन्होंने नोएडा के पास जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि एयरपोर्ट राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। सरकार ने सोमवार को दावा किया था कि जेवर में राज्य का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। जो एयरपोर्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार का इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। जो एयरपोर्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव से मुलाकात की है जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। दिखाएंगे आपको उनकी क्या कुछ बातचीत रही, क्या कुछ उस मुलाकात से निकल कर आया। आवास पर उनकी मुलाकात हुई है, दोनों के बीच कुछ सीटों पर मंथन हुआ है। भाजपा के साथ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच को लेकर अलग अलग चर्चाएं थी। हालांकि जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी के वो लखनऊ पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे के करीब ये मुलाकात चली और ये माना जा रहा है कि जो सीटों को लेकर जो अलग अलग चर्चाएं थी वो कहीं ना कहीं इसको लेकर सहमति बनी है। दोनों ही नेताओं ने जो फोटो है वो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि जो कदम आगे बढ़ाने की बात है वो ट्वीट के जरिए की गई। और साफ तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से लगातार अलग अलग चर्चाएं हो रही थी समाजवादी पार्टी की और आरएलडी को लेकर, अब वो उस पर विराम लग गया है। हालांकि सीटों को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है कि कितनी सीटों को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन करीब 1.5 घंटे के करीब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव के आवास के बाहर ही मौजूद हो और बताया जा रहा है कि यहीं पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर आरएलडी के जो प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनकी मुलाकात हुई और अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। लेकिन जरूर है कि 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन और उसके बाद अब जिस तरीके से आरएलडी के साथ इनकी दोनों नेताओं की चर्चा हुई है, यानी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, चर्चाएं हुई और साफ किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अब ये सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये देखना होगा कि चुनाव नतीजे क्या आएंगे। लेकिन जरूर है कि दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत कुछ कहती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आगे बढ़ते कानपुर समेत यूपी के 8 नवनिर्मित पार्टी कार्यालयों का वर्चुअल शुभारंभ करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 22,143 बूथ अध्यक्षों को संगठन मजबूती का मंत्र दिया और कहा कि पथिक रुकना नहीं, चलते रहना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को देश दुनिया की सर्वोच्च दल बताते हुए कहा कि पार्टी आज पूरी दुनिया में कौतूहल और आश्चर्य का विषय बन चुकी है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के किदवई नगर सब्जी मंडी स्थित बाबा नामदेव गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। यहां पर गुरुद्वारा प्रमुख ने सभी का स्वागत किया और गुरुवाणी से निहाल किया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने शुभारंभ किया। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालयों का
उद्घाटन किया। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शुभारंभ करते हुए, उद्घाटन करते हुए। 7 जिलों के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है। क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यालय होने चाहिए, ये सीएम ने कहा है। यह बाबा नामदेव जी के नाम पर इस गुरुद्वारे को हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में जिस तरीके से एक संत पुरुष ने अपने जीवन में सत्य की खोज में निकलते हुए महाराष्ट्र से यात्रा करते हुए और संत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में सारे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए और उनके परलोक सिधार जाने के बाद सारे भारत का भ्रमण करते हुए और लगभग 18 वर्ष गुरुदासपुर के पास वहां भी भ्रमण करते हुए हमारे गुरु रामदेव जी ने ईश्वर के एक बार नहीं 72 बार दर्शन किए और उन्होंने उसकी लीला को भी देखा, उसको जाना, उसको पहचाना। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु का गुरुद्वारे के नाम पर, नामदेव जी के गुरुद्वारे में आना और उनके नाम पर गुरुद्वारा होना, यह अपने आप में हम सब लोगों को प्रेरणा भी देता है, दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ऐसे यहाँ पर आने पर मैं गुरु जी के नाम पर शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। अगर कहा जाए तो हमारे सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाकर इस बात को गौरव से कह सकता हूँ कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। मैं गौरव, मुझे यहाँ आने का जब सौभाग्य मिला, आज मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब को सही तरीके से लाने का काम किया है, तो वह भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सर्वे अटल जी ने एक बात कही थी कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। और भारतीय राजनीति को जब हम देखते हैं तो आजादी के बाद मूल्यों, आदर्शों और भारत के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई एक दल आज भी देश और दुनिया की नजरों में है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए व्यक्ति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करना चाहूंगा कि जब कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी, अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए भाग रही थी, तब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता को अपनी जान की परवाह के बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करके सेवाई संगठन का मंत्र देने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की, आज उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहायता थी, या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था। उस आपदा काल में वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी और भारतीय जनता पार्टी आज जन विश्वास की प्रतीक बनी है। ये उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि हर एक पायदान पर ऊपर चढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रही है और आज एक 8 कार्यालयों का उद्घाटन उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों को इन 8 कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ देश में कृषि कानूनों और एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है, तो वहीं लोनी के
मंडोला में मुआवजे की मांग को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन करते आए हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में भारी संख्या में किसान एकजुट हो गए और आवास विकास दफ्तर परिसर में दाखिल हो गए। दफ्तर परिसर में ही धरने की तैयारी में किसान जुट गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची। बता दें कि यह आंदोलन भी 4 साल से ज्यादा से चल रहा है। इस आंदोलन को 2 दिसंबर को 5 साल पूरे हो जाएंगे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मांग नहीं मानी गई तो 2 दिसंबर को आवास विकास दफ्तर में ताला लगा देंगे। यूपी सरकार द्वारा जिस तरह से जिले, शहर या फिर चौक चौराहे के नाम बदलकर रखने की जो परंपरा शुरू की है, उसी में एक नाम और जुड़ गया है। मायावती सरकार में बनाए गए यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सरकार द्वारा बदलकर उसे अटल बिहारी मार्ग किए जाने पर कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदीप माथुर ने कहा कि इस सरकार को सिर्फ नाम बदलने का काम आता है, क्योंकि इनको हार का डर सताने लगा है। विनाश काल विपरीत बुद्धि की कहावत सही साबित होने जा रही है और जिस यमुना एक्सप्रेसवे के नाम को बदल के चेंज किया गया है, मथुरा यमुना, हाथरस में एक 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला न्याय के लिए ठोकरें खा रही है। 32 साल से अलग अलग न्यायालय के चक्कर काटकर थम हार चुकी है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। ये बुजुर्ग किसी और के साथ नहीं, अपनी ननद के अधिकारियों को धोखा देकर फैलाए जाल का शिकार बनकर रह गई। इस बुजुर्ग महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए अपने पति को खो दिया, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। महिला का आरोप है कि 1986 में फर्जी वसीयत के आधार पर उनकी ननद ने उनके हिस्से की जमीन को हड़प लिया। उस समय उनका गांव अलीगढ़ जिले के हाथरस तहसील में था। 1997 में हाथरस के बाद इनका गांव टिकारी सनसनी में आ गया। अब जिलाधिकारी ने चकबंदी अधिकारी को दिन प्रतिदिन सुनवाई कर न्याय करने के आदेश दिए हैं। देखिए, 73 वर्षीय महिला जो दर की ठोकरें खा रही है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये बुजुर्ग महिला धोखे से उनकी जो जमीन है वो हड़प ली गई। न्याय के लिए 32 साल से इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये 32 साल की मेहनत, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। 73 साल की ये बुजुर्ग महिला। आगे बढ़ते, सिद्धार्थनगर में चल रहे कपिलवस्तु महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। सिद्धार्थनगर पहुंचे ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने गीत प्रस्तुत किए। महोत्सव में आए ग्राम प्रधानों से उन्होंने अपील की कि अपनी ग्राम पंचायतों को विकसित करने की योजना पर काम करें। इसके बाद ओम बिरला सांसद खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और खेल प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार दिया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये धरती महात्मा बुद्ध की क्रीड़ा स्थली के रूप में विख्यात है। इस धरती को मैं नमन करता हूँ। महोत्सव के माध्यम से हम पूरे देश में पुरातन संस्कृति को जोड़ने का काम करेंगे। और इसी के साथ आज की कार्यशाला का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से कर रहे हैं। शाजापुर में 3 बच्चियों की हत्या में 2 को फांसी की सजा। 2002 में रंजिश के चलते हुई थी 3 बच्चियों की हत्या। पुलिस ने फरियादी पिता को ही जेल भेजा। कोर्ट ने विवेचना अधिकारी के खिलाफ NBW वारंट जारी किया। अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ भागव ने सुनवाई की और थाना निगोही के जेबा मकरंदपुर की थी ये घटना। आगे बढ़ते हैं, महाराजागंज के निचलौल थाना क्षेत्र की है, जहां दोस्तों के आपसी कहासुनी और एक नाबालिग बच्चे द्वारा दूसरे युवक को छुड़ाने की बात इतनी नागवार
गुजरी कि 4 युवक ने मिलकर नाबालिग की जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। 30 नवंबर को घर से गायब नाबालिग का शव 5 नवंबर को जंगल में मिला था। इस घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के 4 दोस्तों को आला कत्ल, गंडा और खून से सने कपड़े के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 4 युवकों को पुलिस ने दबोचा है। नाबालिग की हत्या का यह मामला सामने, जहां पुलिस ने खुलासा किया, मामूली विवाद में यह हत्या की गई है। जंगल में ले जाकर 4 लोगों ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया। तो मामूली विवाद में हुई यह हत्या, इसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 युवकों को पुलिस ने दबोचा है। आगे बढ़ते हरीश रावत के बयान पर बोले कर्नल अजय कोटियाल। हरीश रावत के विधान परिषद की मांग ये दिखाती है कांग्रेस ने चुनावों से पहले ही हार मान ली। तो कोटियाल का ये कहना है कि तमाम कांग्रेसी नेता बैकडोर से विधानसभा जाने का ख्वाब देख रहे। चुनाव नजदीक आते ही हरदा को अपनी हार नजदीक दिखाई दे रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काम किया है, उत्तराखंड में भी नवनिर्माण करेंगे। तो कोटियाल का बयान सामने आया है। तब ये मेरे को किसी ने सुझाव दिया कि आपको वो शब्द जिसे बोलते हैं पॉलिटिक्स, इलेक्शन लड़ करके और सत्ता में जाना चाहिए। फिर मैंने देखा कि 2 पार्टियां हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। मेरे तो सारे क्लोज थे, क्योंकि उन सब नेताओं की कहीं ना कहीं मैंने अपने लेवल पे हर किसी की कुछ ना कुछ मदद करी है। और वो मदद का मतलब एहसान वाली मदद नहीं, एक दोस्त, एक भाई की तरह। मैं उनसे उम्मीद करता था कि जब मैं उनसे मिलता था तो मैं उन्हें सुझाव देता था कि तुम आज हमारे सिलेक्टेड नेता हो, हमारे विधायक हो, हमारे मंत्री हो, तुम ना ये काम इस तरीके से करो। करा ही नहीं उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद अंबिका स्टील फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री के ऑयल टैंक में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने में वो जुटी। लिंक रोड थाना क्षेत्र के साहिबाबाद की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, ये भीषण आग लगी जिसमें 4 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग को काबू करने में जुटी। आगे बढ़ते हैं। लापता कांग्रेस नेता का भतीजा, 9 दिन बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। थाने में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की एफआईआर। परिजनों ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय का किया घेराव। तलाश करने के लिए पुलिस टीम गठित। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।